Hello students, today we are going to start a new topic, chapter probability from class 10th. So, first of all, I would like to introduce some of the basic terms which we have already studied in class 9th. So, the first term is random experiment. What is actually meant by a random experiment? So, an action which results in certain definite outcomes, but the occurrence of any particular outcome cannot be predicted is called a random experiment. See, जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि इसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा पर्टिकुलर आउटकम आएगा या फिर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रोल अ डाइस, सो वी नो दैट हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं एक डाइस को रोल करने पर, वो क्या होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. बट हम कभी भी ये श्योर होके नहीं बोल सकते कि इस बार तो 1 आएगा, या हमने अगर एक डाइस रोल किया तो हम ये पक्का पक्का नहीं कह सकते कि 4 आ जाएगा. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ दीज 6 आउटकम्स any one particular outcome will definitely occur. So such an experiment in which you cannot predict the occurrence of any particular outcome is called a random experiment. The next specific term is sample spaces. So sample spaces is nothing but the collection of all possible outcomes of a particular experiment. किसी भी experiment में जितने possible outcomes हो सकते हैं वो collection of outcomes is known as sample space. For example, when you toss a coin, आप जानते हो कि अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. सो अगर मैं टॉसिंग ऑफ अ कॉइन की बात करूं तो सैंपल स्पेस टॉसिंग ऑफ अ कॉइन के लिए क्या हो जाएंगे, हेड एंड टेल. दैट मीन्स देयर विल बी 2 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यू toss a coin. Similarly, when you roll a dice, the possible outcomes can be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So that means there are 6 outcomes in the sample space of the experiment of rolling a dice. Right? Next term which we studied was event. So some or all elements of a sample space form an event. कि अगर हम sample spaces में से ही कुछ एलिमेंट ले लें या फिर हम सारे एलिमेंट ले लें तो ये जो कलेक्शन होता है ये एक इवेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ रोलिंग ऑफ अ डाइस मैंने कह दिया गेटिंग एन इवन नंबर. तो गेटिंग एन इवन नंबर ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक इवेंट है. क्यों? क्योंकि गेटिंग एन इवन नंबर में कौन कौन से आउटकम आ जाएंगे, 2, 4, 6. तो सम ऑफ द आउटकम्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस हैव फॉर्म्ड एन इवेंट. ठीक, और वो इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर. राइट? इवेंट भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. एक हमारे पास आता है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, एंड दूसरा जो आता है हमारे पास कंपाउंड इवेंट आता है. ठीक, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है. एलिमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम आएगा, वो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एलिमेंट्री इवेंट की बात करूं तो गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर. सो दिस इवेंट कैन बी एन एलिमेंट्री इवेंट इफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस इज कंसिडर्ड. राइट? सो गेटिंग एन इवन नंबर में हम सभी लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम आएगा और वो आउटकम होगा 2. कंपाउंड इवेंट ऐसा इवेंट होता है विच इज कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 आउटकम्स. ठीक, 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स अगर हमारे पास आ गए तो वो कंपाउंड इवेंट हो जाता है. राइट? सो इस पे हम लोग आगे अभी और डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट इज ट्रायल. तो ट्रायल बहुत आसान है. हमने क्लास 9th में जो अप्रोच पढ़ी थी टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, दैट वाज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी. सो ईच टाइम एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, हम कहते हैं कि एक ट्रायल अकर हुआ है. ईच टाइम एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म वी से दैट अ ट्रायल हैज अकर्ड.
and then probability of the event becomes number of trials in which the particular event has occurred divided by total number of trials, and this approach of finding probability is known as experimental approach of probability. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 9th में एक एक्टिविटी की थी. हमने एक कॉइन लिया था एंड वी टॉस्ड दैट कॉइन 50 टाइम्स. हमने उस कॉइन को 50 टाइम्स टॉस किया और हर बारी जो भी आउटकम आता था हम उसे रिकॉर्ड करते थे. फिर हमने एक टेबल फॉर्म की थी जिसमें हमने ये लिखा था कि हेड कितनी बार अपीयर किया. ठीक है, इन विच वी रोट that how many times did head occur and how many times did tail occur. So let's say that out of total 50 trials, ठीक है, क्योंकि हमने 50 बार कॉइन टॉस किया, तो that means we have taken total number of trials equal to 50, and out of those 50 trials let's say head हमारा 30 बार आया और tails हमारा 20 बार आया. So अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो हो जाएगा 30/50, राइट? 30/50. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर. तो ऐसे 30 ट्रायल्स थे जिसमें हेड आया था अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने 50 लिए थे. सो दिस बिकम्स 3/5. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या है? 20/50, which will be equal to 2/5, right? So this was the case of finding experimental approach of probability. इतनी बातें हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक? But now in class 10th we are going to discuss a new approach towards the calculation of probability, and this approach is known as theoretical approach of probability. So let us know what is theoretical approach of probability. Theoretical approach of probability is also known as classical theory of probability. तो हम क्लास 10th में theoretical approach of probability पे बात करेंगे, right? So let's see what is theoretical approach of probability. So in theoretical approach of probability हम एक बात कंसिडर करेंगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो आउटकम्स हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो आउटकम्स हैं, उन सबके अपीयर करने के चांसेस इक्वल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दैट हमने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, सपोज हमने एक कॉइन टॉस किया, तो अगर हमारे मन की बात आप सुने तो जब हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे मन में दो थॉट्स आएंगे कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक, अब वो केस हम इग्नोर कर रहे हैं जिसमें कॉइन जो है वो एज पे आके खड़ा हो जाए, ठीक है, वो केस हम नहीं मान रहे हैं. हम ये मान रहे हैं कि हमने एक कॉइन टॉस किया तो भाई ईदर इट विल शो हेड और इट विल शो टेल. दैट मीन्स both these outcomes will have equal chances to appear. ठीक है, इनके दोनों के चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं. बोलो. इसी तरह से इफ आई कंसिडर अ केस ऑफ रोलिंग अ डाइस, राइट? तो अगर हम रोलिंग अ डाइस का केस कंसिडर करें तो यहां पे हमारे पास आउटकम 1 2 3 4 5 6. These are the 6 possible outcomes which we can get. Now we are considering that each particular outcome has equal chances of appearing. ठीक है ना? बोलो. So all these outcomes are equally likely to occur, right? मतलब ये आउटकम भी जो हैं
इनके चांसेस इक्वल हैं अकर करने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कह दिया कि इसका चांस और इसका चांस बराबर है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, बोथ द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल। मैं मान लेता हूं कि सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी x है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी x है। सो वी नो कि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सभी पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को अगर एड अप करें तो आंसर 1 आता है, राइट? Sum of probabilities of all the outcomes associated to a random experiment is equal to 1. So we can say that x plus x जो है वो हमारा 1 आएगा and this will simplify. This is basically equal to the fact that x की वैल्यू 1/2 आएगी। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो that means कि probability of getting head is taken to be 1/2 and probability of getting tail is also 1/2, और इसीलिए हमने कहा था कि ये equally likely outcomes हैं। That means probability of getting head is same as the probability of getting tail. Again we can say कि अगर ये सारे भी equally likely outcomes हैं, ठीक, so the probability of getting each outcome will be same. So हम मान लेते हैं इसकी probability अगर y है, so we'll get all the probabilities equal to y, and as we know that sum of all the probabilities of outcomes associated to a random experiment is equal to 1, so we can say that y plus y plus y plus y plus y plus y, that means 6 times y is equal to 1, which will imply that y will be equal to 1/6. That means probability of each particular outcome is equal to 1/6, right? किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, सो इनिशियली हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज आल्सो इक्वल टू 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज आल्सो इक्वल टू 1/6 एंड सो ऑन। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। सो थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी ये स्टेट करती है, थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी इस फैक्ट पर ट्रैवल करती है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उन हर एक पॉसिबल आउटकम की जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। मतलब ऑल दोज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पर्टिकुलर इवेंट associated to a random experiment remains the same. So that means जब हम एक coin toss कर रहे हैं तो probability of getting head is 1/2, probability of getting tail is 1/2. जब हम एक dice roll कर रहे हैं तो probability of getting 1, probability of getting 2, probability of getting 3, 4, 5 and 6 are all equal to 1/6. And इस वजह से जो theoretical approach of probability कहती है कि probability of any event is basically equal to number of favorable outcomes, ठीक है, number of favorable outcomes upon total number of outcomes. In this case we are not going to perform certain trials, rather we are going to consider that each particular outcome has equal chances of appearing, and that's why we say that probability of an event is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right? So अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैंने एक डाइस रोल किया है, what is the probability of getting an even number? What is the probability of getting an even number? So हम ये देखेंगे जब हम एक डाइस रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, there are 6 outcomes which favor rolling of a dice, and now I am considering an event which is getting an even number. So even number के आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। So काउंट करते हैं कि ऐसे कितने इवेंट हैं, ऐसे कितने आउटकम हैं जो इस इवेंट, कौन सा इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर को फेवर कर रहे हैं। सी अगर 2 आया तो फेवर हो जाएगा, 4 आया तो फेवर हो जाएगा एंड 6 आया तो भी फेवर हो जाएगा। दैट मींस देयर आर 3 पर्टिकुलर आउटकम्स व्हिच आर फेवरिंग दिस इवेंट, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बिकम्स 3 and thus the probability of getting an even number is 1/2. So we'll have a more
deep discussion on problems based on finding probability. अभी के लिए theoretical approach of probability में ये समझना जरूरी है कि theoretical approach of probability ये कहती है कि किसी भी particular experiment से associated जितने भी आउटकम होते हैं, हर एक आउटकम के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है. दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. राइट? सो नेक्स्ट वी शुड मूव टुवर्ड्स द सैंपल स्पेसेस ऑफ सर्टेन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, मैं सैंपल स्पेस आपको कैलकुलेट करके या सैंपल स्पेस आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा ऑफ डिफरेंट experiments. Right? So let us find out the sample spaces for some experiment, and in this case the first experiment जो हम consider कर रहे हैं वो है tossing of coins. Tossing of coin या फिर coins. ठीक है, first experiment जो हम consider कर रहे हैं. तो सबसे पहला केस तो बहुत ही इजी है कि tossing of a coin. When we toss one single coin, सभी को क्लियर होगा what will be the sample spaces for this experiment. If one coin is tossed, if one coin is tossed, then हम सब जानते हैं जो भी possible outcomes होंगे वो head होंगे, जिसको मैं H से डिनोट करूंगा आगे, एंड या फिर tail आएगा जिसको मैं H से डिनोट करूंगा, जिसको मैं T से डिनोट करूंगा आगे. Right? Okay. So if only one coin is tossed, we know that there can be only two possible outcomes. Therefore, the sample space in case of tossing one coin will be head or tail. Now let's say मैंने अब दो कॉइन एक साथ टॉस किए. If two coins are tossed, if two coins are tossed, then let's see क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. सी पहला केस ये हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे भी हेड मिले एंड सेकंड कॉइन पे भी हेड मिले. राइट? तो इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, हेड हेड. ठीक. अनदर केस कैन बी फर्स्ट कॉइन पे हेड एंड सेकंड कॉइन पे टेल. इज दैट क्लियर? द थर्ड केस कैन बी कि फर्स्ट कॉइन पे टेल मिले एंड सेकंड कॉइन पे हेड मिले. Right? And last but not the least, that we can get tail on both the coins. Right? So if two coins are tossed, तो हमारे पास sample space में 4 outcomes होंगे. Right? If two coins are tossed, हमारे पास sample space में 4 outcomes होंगे. ठीक है, यहां मैं नंबर भी लिख दूंगा आगे. फिर if 3 coins are tossed, let's see अगर हम 3 coins को टॉस करते हैं तो क्या होगा. if 3 coins are tossed, right? Let's see what happens if we toss 3 coins together. ठीक है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इस केस में वो ये हो सकता है दैट ऑन फर्स्ट कॉइन यू गेट हेड, सेकंड कॉइन भी आपको हेड दे और थर्ड कॉइन भी आपको हेड दे. देन यू कैन हैव हेड हेड tail, then head tail head, and lastly head tail tail. Further, tail head head, tail head tail, tail tail head, and tail tail tail. So these are the possible outcomes which we can have when 3 coins are tossed. So that means अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 2 हो गया. जब हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 4 हो गए. एंड जब हम 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? काउंट कर सकते हैं हम लोग, 8 आ रहे हैं. राइट? सो इन 3 चीजों से मुझे एक रिलेशन समझ में आया दैट दिस 2 इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 1, दिस 4 इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 2, एंड दिस 8 is nothing but 2 raised to the power 3. That means
कि जितने कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग 2 रेज टू दी पावर उतने नंबर ऑफ आउटकम्स आपको मिल रहा है, ठीक। सो दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि इफ 4 coins are tossed then total number of outcomes क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 2 raised to the power 4 यानी कि 16 आउटकम्स, ठीक। एनीवेज हमें अपनी बात यहीं तक कन्फाइन रखनी है, हमें 3 केसेस से ऊपर नहीं जाना है, बट आपके नॉलेज के लिए 2 raised to the power 4 will be the total number of outcomes which you can have, ठीक है। इसी तरह से अगर आप n नंबर ऑफ कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 2 raised to the power n नंबर ऑफ आउटकम्स आपको मिलेंगे। नाउ बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि सर ये तो याद नहीं हो पाता, तो मैं आपको बता रहा हूं इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप एक छोटी सी ट्रिक समझ लो तो ये अपने आप पढ़ सकते हो। सी देयर आर, जब हमारे पास 2 कॉइन थे तो हम 2 बार ब्रांचिंग करेंगे। ये फर्स्ट कॉइन जिसपे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब सेकंड कॉइन पे भी 2 ऑप्शन होंगे, हेड या टेल, और अगर फर्स्ट कॉइन पे टेल आया तो सेकंड कॉइन पे 2 ऑप्शन होंगे, हेड या टेल। तो अब इसको रीड करना आना चाहिए आपको, इसको आपको रीड करना अगर आ गया तो आप ये सारे आउटकम लिख पाओगे। कैसे रीड करेंगे? जब तक ब्रांचेस एंड नहीं होगी तब तक। जैसे हेड से स्टार्ट किया तो हेड 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 टेल, फिर टेल हेड टेल टेल। इसी तरह से अगर 3 कॉइन टॉस हुए हैं तो 3 कॉइन्स की ब्रांचिंग करा देते हैं। सपोज फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे टेल, राइट। फर्स्ट कॉइन पे हमारे पास आया हेड एंड सेकंड कॉइन पे आया टेल। सेकंड कॉइन पे अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आया तो सेकंड कॉइन पे 2 रास्ते, हेड या टेल आने के, और अगर फर्स्ट कॉइन पे टेल आया तो अगेन देयर आर 2 ऑप्शंस, ईदर हेड और टेल। अगेन अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आया सो यू कैन हैव ईदर हेड और टेल ऑन द थर्ड कॉइन, एंड अगर सेकंड कॉइन पे टेल आया सो अगेन यू कैन हैव ईदर हेड और टेल ऑन सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। अगेन अगर इस पे हेड आया, ब्रांचिंग कराई तो हेड एंड टेल, एंड अगर इस पे आया तो हेड और टेल। अब हम अगर इसको रीड करना सीख जाएं, अगर हम इसको रीड करना सीख जाएं तो ये 8 आउटकम्स बहुत इजीली लिख सकते हैं। कैसे रीड करेंगे? हेड हेड हेड, अब ये ब्रांच खत्म नहीं हुई लास्ट वाली, फिर हेड हेड टेल, अब खत्म हो गई तो हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। So these are the 8 outcomes which we have written. So these are the sample spaces for the experiment of tossing 1 coin, tossing 2 coin or tossing 3 coins. ठीक, अगर 1 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 आउटकम, 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो 4 आउटकम्स, एंड अगर 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो 8 आउटकम्स, राइट। सो लेट्स टेक अनदर एक्सपेरिमेंट व्हिच इज रोलिंग ऑफ अ डाइस, राइट। लेट्स सी कि उसमें कितने सैंपल स्पेसेस होते हैं जब हम 1 डाइस को या 2 डाइस को रोल करते हैं। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने पिक किया है वो है रोलिंग ऑफ अ डाइस, राइट। सो पहला केस तो बहुत ही इजी है कि अगर हम सिर्फ 1 डाइस रोल करते हैं, इफ 1 डाइस इज रोल्ड, सो ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स इफ 1 डाइस इज रोल्ड। आप सभी जानते हैं या तो 1 आएगा, ईदर 2, 3, 4, 5 or 6. These are the possible outcomes which you can have when 1 dice is rolled. But if I consider the case of rolling 2 dice, if 2 dice are rolled, ठीक, so let us say कि हमने अब की बार 2 डाइस रोल किए। सी तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं कि फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए और सेकंड डाइस पे 1 आ जाए, फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड डाइस पे 2 आ जाए, फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड डाइस पे 3 आ जाए, फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड डाइस पे 4, देन सेकंड डाइस पे 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सो जो आउटकम्स बने वो हमारे पास क्या बने? 1,1 आ गया, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। तो ये 6 आउटकम बने कब? जब अगर फर्स्ट डाइस पर 1 आया तो देयर कैन बी 6 केसेस जिसपे सेकंड डाइस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। सिमिलरली अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आ गया
So we'll have 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 as the possible outcomes. Again, अगर फर्स्ट डाइस पे 3 आ गया, so we can have 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Then if first dice we get 5, then 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, and lastly 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6. So that means if we roll 2 dices together, then total sample spaces would include these outcomes, and the number of outcomes will be what? अगर हम इनको काउंट करें, so number of outcomes हमारे पास 36 आ गया. For example, I ask you a question: find the probability of getting a doublet. ठीक, सबसे पहले ये समझते हैं डबलेट का मतलब क्या होता है. ठीक, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाऊंगा आपको ऑफ गेटिंग अ डबलेट. सो एज वी हैव स्टडीड दैट ये सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यहां पर 36 हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल नंबर आउटकम्स वो होंगे जिसमें आपको डबलेट मिल रहा होगा. डबलेट मतलब कि दोनों ही डाइस पर सेम नंबर. सो डबलेट वाले एलिमेंट एक हो गया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, and lastly 6, 6. So all together there are 6 outcomes in which we get a doublet. So therefore the number of favorable outcomes will be 6, and thus the probability will be 1 upon 6. The probability will be 1 upon 6. Right? For example, मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि find the probability of getting sum of numbers let's say less than 10. ठीक, तो सेम वैसे ही रहेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 10. तो फेवरेबल आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल आउटकम तो 36 रहने वाले. ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम हम कैलकुलेट करेंगे और टोटल आउटकम हमारे पास 36 रहने वाले हैं. फेवरेबल आउटकम कौन होंगे? वो सारे आउटकम जिसमें सम जो है वो लेस देन 10 होगा. तो मैं टिक करूंगा वो आउटकम जिसमें सम लेस देन 10 है. तो जैसे 1 + 1 2 लेस देन 10 है, तो ये फेवरेबल है. दिस इज ऑल्सो फेवरेबल, दिस इज ऑल्सो फेवरेबल, दिस इज ऑल्सो फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल. देन अगेन 2, 1 की बात करें तो यहां से लेके यहां तक सब फेवरेबल होने वाले हैं, क्योंकि इनमें सम जो है वो लेस देन 10 है. देन अगर इस वाली रो में आ जाए तो दिस इज फेवरेबल बिकॉज सम 4 है, लेस देन 10 है. 5 लेस देन 10, 3 + 3 6 लेस देन 10, ये भी लेस देन 10, ये भी लेस देन 10, ये भी लेस देन 10. तो ये सारे आउटकम भी फेवरेबल हो गए. ठीक, देन दिस इज फेवरेबल. 4 + 2 6 लेस देन 10 है, फेवरेबल है. ये भी फेवरेबल होगा, ये भी फेवरेबल होगा, ये भी फेवरेबल होगा. जैसे ही आप 4, 6 पर आए तो 4, 6 मतलब 4 + 6 दैट मींस 10. नाउ द सम इज नॉट लेस देन 10. 10 जो है वो 10 के बराबर होता है, लेस देन नहीं होता. तो ये फेवरेबल नहीं है. Again 5, 1 is favorable, 5, 2 is favorable, 3 is favorable, 5, 4 is favorable. But 5, 5 and 5, 6 are not favorable. क्यों? क्योंकि इसमें सम 10 आ रहा है और इसमें सम 11 आ रहा है. तो वो ऑब्वियस बात है, सम लेस देन 10 चाहिए हमें, तभी वो फेवरेबल आउटकम है.
So 6,1, 6,2, 6,3 is also favorable. So these are the favorable outcomes. So now let's count what are the favorable outcomes. मतलब favorable outcomes वो होंगे जिसमें sum less than 10 है, वो हमने already take कर रखे हैं. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, then again 6, 12, then again 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. So the probability of getting sum less than 10 will be favorable outcomes 30, total outcomes 36. So probability will be 30 upon 36, which can be simplified as 5 by 6. ठीक है, so ये हो जाता है. इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे रोलिंग ऑफ डाइस में. जब दो डाइस को एक साथ हम रोल कर दें तो इसी तरह से आप लोग फेवरेबल आउटकम्स कैलकुलेट कर लोगे, उसको डिवाइड कर दोगे बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एसोसिएटेड टू रोलिंग ऑफ टू डाइस टुगेदर. राइट? So now let's move towards the third experiment, which is drawing a card from a well shuffled pack of 52 cards. So now we have an experiment of drawing out a card from a well shuffled pack of 52 cards. ठीक, आई गेस हम सभी ने अपने घरों पे प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, तो मैं थोड़ा सा उन प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दैट प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं. तो एज वी नो देयर आर ओवरऑल 52 प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, किसी भी वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं इन विच देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स एंड देयर आर 26 रेड कार्ड्स. राइट? सो मैं एक एक करके आपको बिल्कुल दिखाना चाहूंगा कि हाउ मेनी रेड कार्ड्स एंड हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर. एज यू कैन सी आई हैव 13 cards of one suit and 13 cards of another suit. All together they both are same in color and इनका नंबर जो है वो 26 है. मतलब टोटल जो है अगर इनको काउंट करें तो these are 26 cards which we are having. ठीक, तो these 26 cards are nothing but of red cards in which there are 13 hard cards and 13 cards of diamonds are there. ये जो कार्ड्स होते हैं ये 13 कार्ड्स होते हैं टोटल. ये कार्ड्स अगर मैं काउंट करूं तो ये 13 कार्ड्स होंगे. 13 कार्ड्स ये भी होंगे. ये 13 कार्ड्स हार्ट्स के सूट के होते हैं एंड ये 13 कार्ड्स डायमंड्स के होते हैं. राइट? देन वी हैव ब्लैक कार्ड्स. तब हमारे उसके बाद आते हैं हमारे पास ब्लैक कार्ड्स. जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है कि ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं नंबर में, लेकिन ये 26 कार्ड भी डिवाइड हो जाते हैं दो सूट्स में. ये होता है क्लब का, दीज आर 13 कार्ड्स ऑफ क्लब एंड दीज आर 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड. नाउ आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शो कि ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट कार्ड इज जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास होता है वो होता है किंग. सेकेंड वी हैव क्वीन, देन वी हैव जैक. सो आप काउंट कर रहे होंगे. देन वी हैव 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and this card which is known as ace. This card is basically known as ace. Right? इसी तरह से अगर हम दूसरा सूट पिक करेंगे जो कि क्लब का है, तो क्लब में भी यही 13 कार्ड्स होते हैं. किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and then we have an ace of club. So altogether there are 13 cards in the suit of club. Further we move towards the suit hearts. In this suit again we have 13 cards following the same order which we have studied. King, queen, jack, 10, 9, then we have 8, then we have 7, right? फिर हमारे पास इसी तरह से 6 आता है. ठीक है, 5 आता है, 4 आता है,
3 आता है, 2 आता है एंड फिर हमारे पास एस आता है. सो अगर हम काउंट करें तो दीज आर अगेन 13 कार्ड्स, राइट. एंड इसी तरह से जब हम डायमंड की बात करेंगे सो अगेन वी विल बी हैविंग 13 कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्टली एस. ठीक है. सो हर एक सूट में हमें समझ में आ गया कि देयर आर 13 कार्ड्स. एंड व्हाट आर दीज 13 कार्ड्स? नेमली किंग, क्वीन, जैक, right? Then we have 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and lastly we have an ace card. ठीक. ये 13 कार्ड्स जो हैं ये हर एक सूट में हमें मिलेंगे. ठीक. सो अगर मैं बात करूं किंग की तो टोटल कितने किंग होंगे? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें एंड एक इसमें. तो देयर विल बी 4 किंग कार्ड्स, 4 क्वीन कार्ड्स, 4 जैक कार्ड्स, 4 10 कार्ड्स, 4 9 कार्ड्स, 4 8 कार्ड्स. ठीक. 1 फ्रॉम ईच सूट. Another important point is that this king, queen and jack, these are known as face cards. इनको हम लोग क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स कहते हैं. किंग, क्वीन और जैक को हम लोग क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. सो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ 3 फेस कार्ड हैं, किंग, क्वीन और जैक. जबकि किंग, क्वीन, जैक फेस कार्ड होते हैं. वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 तो ही ना होंगे नंबर में. आपको पता है 3 फेस कार्ड आपको इसमें मिलेंगे, 3 स्पेड में भी तो मिलेंगे, 3 हार्ट्स में भी मिलेंगे और 3 डायमंड्स में भी मिलेंगे, राइट. सो ईच सूट इज गोइंग टू हैव 3 फेस कार्ड्स. So the total number of face cards will be what? 12. 3 plus 3 plus 3 plus 3. That means 12. Therefore, अगर मैं probability calculate करूं of getting a face card, so favorable outcomes 12 होंगे because there are 12 face cards and total outcomes as we know 52 होंगे. तो probability will be 3 upon 13. 12 upon 52 that is 3 upon 13. राइट. अच्छा, मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वही रहेंगे 52. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 52 ही रहने वाले हैं. यहां मैं निकाल लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस. So total number of outcomes तो हमारे पास 52 ही रहेंगे. Now we need to find what will be the number of favorable outcomes. तो favorable outcomes कितने होंगे? जितने एस अवेलेबल होंगे. तो देखो, एक क्लब का एस होगा, एक स्पेड का होगा एस, एक हार्ट्स का होगा और एक डायमंड का होगा. तो ओवरऑल देयर आर 4 एस. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/13. राइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड. सो रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड 26 होते हैं. सो फेवरेबल आउटकम 26 हो गए और टोटल आउटकम्स तो है ही 52. सो हमारा आंसर हो जाएगा 26 अपॉन 52 दैट इज 1/2. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और पूछ लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक एस. अ ब्लैक एस मतलब एस तो होना ही चाहिए. तो एस तो 4 होते हैं, एस हमारे पास 4 होते हैं, 1 फ्रॉम ईच सूट. लेकिन मैंने ये भी कह दिया ब्लैक होना चाहिए. सो ब्लैक एस कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, 1 of club and 1 of spade. So the number of favorable outcomes will be 2 and total outcomes is 52. So the probability of getting a black ace will be 2 upon 52 that is 1 upon 26. For example मैंने आपसे पूछ दिया find the probability of getting a queen of diamond. मतलब क्वीन होती कितनी है? क्वीन तो 4 होती है. उसमें डायमंड की कितनी क्वीन होती है? सिर्फ और सिर्फ एक. इसमें सिर्फ एक ही क्वीन होती है ना डायमंड की. तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 है और टोटल आउटकम 52. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1 upon 52. राइट. ठीक.
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर ऑफ कार्ड्स अच्छे से याद रखें। याद नहीं रखना है, अगर एक बार आप एनालाइज कर लेंगे इस फिगर को कि 13 कार्ड्स हैं, वो 13 कार्ड्स कौन कौन से हैं, फिर अकॉर्डिंगली यू कैन वेरी इजीली काउंट द नंबर ऑफ कार्ड्स, राइट? सो these were the sample spaces for some experiments. Now we need to find out कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर मेंशन कर देता हूं मैं, जो काफी यूजफुल है हमारे लिए। ठीक, सबसे पहली बात याद रखेंगे, श्योर इवेंट कौन सा होता है। ठीक ठीक, व्हाट इज मेंट बाय श्योर इवेंट एंड व्हाट इज मेंट बाय इम्पॉसिबल इवेंट। ये दो इवेंट हैं। ठीक, तो श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और अब प्रोबेबिलिटी 1 तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स is equal to total number of outcomes. ठीक, फॉर एग्जाम्पल आई से कि हमने एक डाइस रोल किया, सो वी नो कि अगर जब हम एक डाइस रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन लेट्स से 0। ठीक, तो अगर मैं इन आउटकम्स की बात करूं 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से 0 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं? सारे ही हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इस केस में? 6 हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो तो है ही है 6। ठीक, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/6 यानी कि 1। तो दैट मीन्स इफ अ डाइस इज रोल्ड then the event of getting a number greater than 0 is a sure event। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई, और आपने ये भी देखा कि इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये दोनों इक्वल आए थे। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर इसी केस में मैं आपसे पूछ लेता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो क्या कोई ऐसा आउटकम है जो ग्रेटर देन 7 है? नहीं है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस केस में 0 होते हैं। इस केस में हम ये याद रखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0। ऐसा कोई भी आउटकम नहीं होगा जो इस इवेंट को फेवर करेगा। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 0, तो ऐसा आउटकम जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ठीक, तो if PE is the probability of an event to occur, ठीक, then किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, देन E और उसके ऊपर बार लगा देते हैं ऐसा, ठीक है, is called complement of that event। अब इसका मतलब क्या होता है मैं इस पे बात करता हूं। ई बार को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अगर ई जो है वो एक इवेंट है तो ई बार जो है उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, मतलब ई जो है वो अकर हो रहा है, ई बार मतलब अकर नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि लेट्स से कि जो है एक इवेंट ई है ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 2, या फिर गेटिंग अ नंबर लेस देन 2। और रिलेशन जो पीई और पीई बार में होता है वो ये होता है कि किसी इवेंट के ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के ना, मैंने बताया ना ई बार, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी इवेंट के ना होने की बात कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बेस सीधा सीधा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बन जाएगा कि इफ
P of E is equal to 0.32, then what is P of E bar is equal to what? Question mark. ठीक है, तो क्या हो जाएगा P of E कॉम्प्लीमेंट? सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 minus 0.32 which is nothing but 0.68, right? 0.68। और इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उन दोनों का सम जो है वो 1 होता है। ठीक, बोलो। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। तो नॉट गेटिंग एन एस पहले आप निकाल लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो एस आने के क्या चांसेस है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एस के केस में क्या हो जाएंगे 4, क्योंकि 4 एस होते हैं, तो 4 विल बी द फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 52 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस विल बी 4/52, दैट इज 1/13। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस निकालना था, वो क्या हो जाएगा 1 minus 1/13, 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, और एस की प्रोबेबिलिटी निकालना हमने अभी सीखा था। तो 1 minus 1/13 विच इज नथिंग बट 12/13। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था, तो इन 3 इवेंट्स को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, एंड दिस वाज ऑल फॉर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको इन सारी चीजें कंसेप्ट समझ में आया होगा। दिस इज इट, एंड अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।